मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हम आनुवंशिक शब्दावली के बारे में पढ़ रहे थे। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझने के लिए आनुवंशिक शब्दावली का समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको जीन के बारे में बताया, युग्म विकल्पी के बारे में बताया, सग्म युग्मनजी किसे कहते हैं इसके बारे में बताया, विषम युग्मनजी किन्हें कहते हैं इसके बारे में बताया। अगली पांचवी जो आनुवंशिक शब्दावली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्दावली है, स्टार लगा लेंगे। बात करते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं फिनोटाइप, इंग्लिश में इसको फिनोटाइप भी बोलते हैं। लक्षण प्रारूप की बात करते हैं। लक्षण प्रारूप का मतलब होता है किसी भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करना। किसी भी जीव की बाह्य मतलब बाहरी प्रतीति, बाहर से देखकर उस पादप के बारे में बताना। ठीक है ना? कोई भी जीव है उसको बाहर से देखकर उसके गुणों के बारे में बताना लक्षण प्रारूप कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है ना? तो किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मैंने यहाँ पे 2 मटर के पादप ड्रॉ कर दिए। एक मटर का पादप ये रहा और एक मटर का पादप ये रहा। अब इनका आपको लक्षण प्रारूप बताना है, मतलब बाहर से देखकर बताना है ये पादप के गुण क्या हैं। ये वाला पादप तो लंबा पादप है, आपको दिख रहा है, और ये वाला पादप बौना पादप है, ये भी आपको दिख रहा है। तो इन पादपों का लक्षण प्रारूप क्या हुआ? ये तो भाई लंबा पादप है, ये क्या है? बौना पादप है, पहली बात। लेकिन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे पादप बना के वो नहीं देगा, ऐसे पौधे वो बना के नहीं देगा। ठीक है? कुछ नोटिफिकेशन देगा वो। जैसे इस पादप के बारे में कह दिया कैपिटल टी। इस पादप के बारे में कह दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस पादप के बारे में उसने लिख दिया स्मॉल टी। अब ये 3 पादप हैं आपको। अच्छा, ये वाला पादप आपको सेम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो इस पादप को कहेंगे लंबे पादप। क्या कहेंगे इसको? लंबे पादप, लंबा पादप कह देंगे। ये दोनों पादप सेम दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कैसे पादप हैं बेटा? लंबे पादप हैं। कैसे पादप हैं? लंबे पादप हैं। अच्छा, ये वाला पादप तो आपको दिखाई दे रहा है छोटा, इसलिए इसको कह देंगे अपन बौने पादप। क्या कह देंगे? बौना पादप कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? बौना पादप कह देंगे। अब बच्चों ध्यान से नोटिस कीजिए आप, ये दोनों पादप एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इनको लंबे पादप कह दिया। लेकिन वो पादप बना के नहीं देगा आपको एग्ज़ाम में, वो ऐसे बना के देगा, इनके जीन बना के देगा। वो जहाँ पर कैपिटल टी आ जाए वो लंबा पादप होगा। कैसा पादप होगा? लंबा पादप होगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो लक्षण प्रारूप में खाली देख के आपको बताना है, पादप को ही देख के बताना है। लेकिन मजबूरी है, एग्जामिनर पादप नहीं बना सकता पेपर में, इसलिए वो ऐसे देता है, जीन देता है। दोनों ये जीनों को देगा। ये यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, लंबा पादप हो गया। यहाँ पर भी कैपिटल टी आ गया, एक तो है ना कैपिटल टी कम से कम, तो ये भी लंबा ही पादप है। लक्षण प्रारूप की बात करें, बाहर से देख के बता रहे हैं ना अपन। इस वाले पादप की बात करें, ये वाला बौना पादप है, दोनों ही स्मॉल टी आ रहे हैं। ठीक है ना? तो एक बात तो आपके दिमाग में बैठा लेनी है, जहाँ पर कैपिटल टी आ जाता है वो लंबा पादप होगा। कैसा पादप होगा? लंबा पादप होगा। ठीक है ना? अच्छा, जैसे मैंने बात की कैपिटल टी लंबा पादप, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा पादप होगा। मैंने अभी आपको बताया जहाँ पर कैपिटल टी आ जाए वो कैसा पादप होगा? लंबा पादप। अच्छा, स्मॉल टी ये होगा बौना पादप। कैसा होगा? बौना पादप होगा। कैसा होगा? बौना पादप, क्योंकि दोनों ही टी स्मॉल है ना। ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं अपन जीन प्रारूप के बारे में बात करते हैं। अगली परिभाषा है मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा, इसको भी स्टार लगा के लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। आगे बात करते हैं जीन प्रारूप की। किसकी बात करते हैं? जीन प्रारूप की बात करते हैं। जीन प्रारूप को इंग्लिश में कहते हैं अपन जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। अब बच्चों इस शब्द से ही समझ में आ रहा है आपके में, जीन का मतलब क्या होता है?
जीन का मतलब जीन कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको एक दिन बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमारा शरीर जो है, जीवों का जो शरीर है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। और कोशिका ये रही, इसको अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, सबसे बाहरी परत को। और बीच में एक गोल संरचना होती है, इसको अपन केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं इसको। और जो इसमें केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में जो द्रव्य भरा रहता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो जीन प्रारूप में क्या करते हैं अपन? किसी भी जीव की जीनीय संरचना का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब उसकी आनुवंशिक संरचना का अध्ययन करते हैं। कोशिका में पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। तो जीन प्रारूप अपन देख के तो पादप को देख के तो नहीं बता सकते जीन प्रारूप के बारे में, क्योंकि जीन प्रारूप में तो जीनीय संरचना का अध्ययन करना पड़ता है। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अब हमको बाहर से तो कोशिका नहीं दिख रही, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब मेरे शरीर में मुझे जीन तो दिखाई नहीं दे रहे, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं ना वो तो जीन प्रारूप में क्या करते हैं? किसी भी सजीव की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन करते हैं। मतलब कोशिका में से केंद्रक को निकालकर, और केंद्रक में से क्या करते हैं? जीनों को निकालकर उसका तब अध्ययन करते हैं जीन प्रारूप का। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो जीन प्रारूप का जब परिभाषा लिखेंगे तो अपन इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी सजीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रारूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप कहा जाता है। अगर उसकी आनुवंशिक संरचना को अपन देखेंगे तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी शब्दों का प्रयोग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जीनीय संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी अंदर की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं अपन। लक्षण प्रारूप में मैंने आपको बताया बाहर से दिखाई देते हैं, बाहर से देखकर बताते हैं। अब बाहर से तो अपन जीनों को देख नहीं सकते, ठीक है, उनको तो डायरेक्ट कह देते हैं। जैसे ये वाले पादप क्या है? लंबे पादप हैं, लेकिन इनकी जीनों को देखो, जीनों में इनके में अंतर है, इनके जीनों में अंतर है। देखो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब अगर इसका अपन जीन प्रारूप निकालेंगे, लक्षण प्रारूप तो ये होगा कि लंबे पादप। अगर इसका जीन प्रारूप अपन निकालेंगे तो हमको इनके जीनों के बारे में पता चल गया है। अगर जीन प्रारूप इसका निकालेंगे तो ये वाले लंबे पादप होंगे, लेकिन ये वाले लंबे पादप तो होंगे, लेकिन दोनों जीन अलग अलग हैं। ये विषमयुग्मजी लंबे पादप होंगे और ये वाले होंगे समयुग्मजी लंबे पादप। तो कहने का मतलब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जीन प्रारूप में हमेशा समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो जैसे मैं बात करूँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका मुझे जीन प्रारूप निकालना है। इन तीनों पादपों के जीन दे रखे हैं और इनके मुझे जीन प्रारूप निकालने हैं। तो मुझको एक बात मेरे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि जीन प्रारूप में समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी जो आनुवंशिक शब्दावली है उसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर कैपिटल टी दिख गया तो वो लंबे पादप हैं। कैसे पादप हैं? लंबे पादप हैं। लेकिन जीन प्रारूप बना रहे हैं अपन, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा जीनों पर। ये भी टी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी, दोनों समान है, इसलिए समयुग्मजी हैं। क्या है ये? समयुग्मजी लंबे पादप हैं। क्या है? समयुग्मजी लंबे पादप हैं ये। अगली बात, अच्छा यहाँ पे कैपिटल टी आ रहा है, लंबे पादप तो होंगे, लेकिन जीन प्रारूप अपन निकाल रहे हैं तो ये वाले दोनों टी जो हैं अलग अलग हैं, इसलिए इसको कहेंगे विषमयुग्मजी। क्या कहेंगे इसको? विषमयुग्मजी तो कहेंगे, लेकिन कैपिटल टी आ रहा है इसलिए इसको कहेंगे लंबे पादप। विषमयुग्मजी लंबे पादप। आगे बात करते हैं, दोनों स्मॉल टी हैं, कैपिटल टी है ही नहीं, ये बौना पादप है। कैसा पादप है ये? बौना पादप है, लेकिन दोनों जो टी समान हैं इसलिए इसको कहेंगे समयुग्मजी बौना पादप। क्या कहेंगे इसको? समयुग्मजी बौना पादप। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आएगी। पहले आप हेडिंग डालें लक्षण प्रारूप, कोष्ठक में लिख लें फिनोटाइप, और इसकी परिभाषा आप लोग नोट करें। परिभाषा आप इसकी नोट करें, लिखें किसी सजीव की बाह्य मतलब बाहरी, किसी सजीव की बाहरी प्रतीति का मतलब होता है बाहरी संरचना को, ठीक है, बाहर से देखकर बताना। तो किसी सजीव की बाह्य प्रतीति
को लक्षण प्रारूप कहते हैं, को लक्षण प्रारूप कहते हैं, को लक्षण प्रारूप कहते हैं। बाह्य प्रतीति का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बाहर से देखकर बताना, बाह्य संरचना के बारे में बताना, ये क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, जैसे ये वाले पादप हैं, इनको बाहर से ही अपन देख के बताना है। जहाँ पर कैपिटल टी आ गया वहाँ लंबे पादप हैं, दोनों स्मॉल टी आ गए वो बौने पादप हैं। लक्षण प्रारूप में चूंकि हम बाहर से देखकर बताते हैं इसलिए जीन का पता नहीं लगा सकते, बाहर से देखकर बता रहे हैं ना अपन, इसलिए समयुग्मजी विषमयुग्मजी वाले शब्दों का उपयोग इसमें नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे बात करें, ये वाले लंबे पादप, ये वाले भी लंबे पादप, ये वाले कैसे पादप? बौने पादप। उदाहरणों को आप लोग नोट कीजिए और अगली परिभाषा लिखते हैं जीन प्रारूप की। हेडिंग डालें आप लोग जीनोटाइप, जीन प्रारूप कोष्ठक में लिख देंगे जीनोटाइप। जीन प्रारूप कोष्ठक में क्या लिखेंगे? जीनोटाइप लिखेंगे। कोष्ठक में क्या लिखेंगे? जीनोटाइप लिखें। जीन प्रारूप कोष्ठक में लिखेंगे जीनोटाइप। इसमें लिखें किसी सजीव की, किसी सजीव की, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना, आनुवंशिक रचना, आनुवंशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं, को जीन प्रारूप कहते हैं। आनुवंशिक रचना का मतलब है उसकी अंदर की संरचना, जीनों की संरचना, ठीक है ना, को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं अपन। ये उदाहरण हो गए, ये बेटा उदाहरण हो गए, देखो ये वाले तीनों उदाहरणों को आप लोग नोट करें, तीनों उदाहरणों को आप लोग नोट करें, ठीक है ना। अगर बच्चों पेपर में परिभाषा पूछ ली जाती है आपसे, अगर आपसे पेपरों में परिभाषा पूछ ली जाती है कि जीन प्रारूप किसे कहते हैं, तो आपको उदाहरण लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उदाहरण नहीं लिखोगे तो वो नंबर काट सकता है। ये वाले दोनों पौधे समयुग्मजी लंबे पौधे हैं, पादप हैं, इसलिए इनको कह सकते हैं शुद्ध लंबे पादप भी इनको कह सकते हैं, शुद्ध लंबे पादप, ठीक है ना। ये वाले लंबे पादप तो हैं लेकिन विषम युग्मजी हैं, इनको अपन अशुद्ध लंबे पादप भी कह सकते हैं। लंबे पादप तो हैं पर बेटा ये अशुद्ध हैं, अशुद्ध लंबे पादप, क्योंकि कैपिटल टी भी आ रहा है स्मॉल टी भी आ रहा है। इनको कह सकते हैं अपन शुद्ध बौने पादप। क्या कह सकते हैं इनको? शुद्ध बौने पादप इनको कह सकते हैं, शुद्ध बौने पादप। लास्ट वाले को समयुग्मजी बौना पादप को अपन शुद्ध बौने पादप भी कह सकते हैं। नोट करें इसको और समझ समझ के नोट करें, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग, प्रभावी लक्षण। हेडिंग नंबर क्या है? 7 है शायद, कितनी है? 7। प्रभावी लक्षण। मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर। अब प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा समझना होगा, इसको थोड़ा समझना होगा। मैंने आपको 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण बताए थे, जैसे पादप लंबा भी होता है बौना भी होता है, ठीक है ना। पादप जो मटर के पौधे का जो बीज होता है उसकी आकृति होती है वो गोल भी होती है और झुर्रीदार भी होती है, ठीक है ना। तो गोल जो बीज की आकृति है वो प्रभावी लक्षण है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? और जो झुर्रीदार जो आकृति है बीज की वो क्या? अप्रभावी लक्षण है। अगर पादप लंबा है तो वो प्रभावी लक्षण है, अच्छा लक्षण, ठीक है ना। अगर पादप बौना है तो वो कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। वो पादप बौना है तो क्या है? अप्रभावी लक्षण है। अच्छा, हमने तो कह दिया कि लंबा पादप है वो प्रभावी लक्षण है, बौना पादप है वो अप्रभावी लक्षण है, लेकिन हमने क्यों कहा इनको कि वो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है? इसलिए किया, मैं बताता हूँ आपको। देखो,
आप जानते हैं जनक पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी आप लोग माता पिता से कहते हैं, माता पिता से इसका मतलब समझते हैं जनक पीढ़ी। और माता पिता क्या करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, संतति पीढ़ी उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, मतलब बच्चे उत्पन्न करते हैं। अच्छा, जनक पीढ़ी माता पिता से संबंधित होती है, और जनक पीढ़ी क्या उत्पन्न करते हैं, संतति पीढ़ी उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। इसको अपन कहते हैं F1 पीढ़ी। क्या कहते हैं इसको, F1 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, F1 पीढ़ी, मतलब प्रथम संतानीय पीढ़ी। जनकों ने पहली बार मतलब प्रथम बार संतान उत्पन्न की है, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहेंगे, ठीक है ना। अब इस पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होंगे, इस पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होंगे उनको प्रभावी लक्षण कहेंगे। माता पिता से इन बच्चों में जो लक्षण आएंगे, इन बच्चों में ऐसे लक्षण जो माता पिता से मेल खाते हों वो प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, वो प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। अपन एक बात कह सकते हैं, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अच्छा, माता पिता में बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो संतति पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं अपन अप्रभावी लक्षण। उनको क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। समझ में आ रही है, उनको क्या कहते हैं अपन, अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिखें इस चीज़ के बारे में, और आगे चल के ये प्रभावी लक्षण की बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे लिखें, इसकी परिभाषा लिखें, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब स्वयं उभर के आते हैं, स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। आगे बात करते हैं अप्रभावी लक्षणों की। अच्छा, प्रभावी लक्षणों के आप लोग उदाहरण लिख लीजिए, जैसे लंबा पादप, ये प्रभावी लक्षण है। आपको समझ में आ जाएगा ये वाली बातें थोड़ी देर बाद। आगे बात करते हैं गोल बीज आदि। नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं परिभाषा की, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण किन्हें कहेंगे, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या, छिपे रहते हैं, वो क्या रहते हैं, छिपे रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। जैसे मान के चलो कोई जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी उत्पन्न हुई, मान के चलो जनक पीढ़ी का रंग, जनक पीढ़ी क्या है, जनक पीढ़ी का रंग क्या है, गोरा है। कैसा रंग है, गोरा रंग है उनका, माता पिता कैसे हैं, गोरे रंग के हैं, ठीक है ना। लेकिन जब संतति पीढ़ी उत्पन्न हुई, वो संतति पीढ़ी कैसी है, काली है, काले रंग के बच्चे उत्पन्न हुए। कैसे बच्चे उत्पन्न हुए, काले रंग के बच्चे उत्पन्न हुए। तो ये जो गोरा रंग है वो छिप गया, गोरा रंग है छिप गया। समझ में आ रही, बात नहीं आ रही, तो ये अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। कहने का मतलब वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में छिपे रहते हैं या स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही, लिखो तो, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात छिपे रहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं।
अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, बौना पादप, जो लक्षण है बौनापन, ये F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है। झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज ये भी अप्रभावी लक्षण है। और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आदि। आगे बात करते हैं अगली परिभाषा के बारे में, एक संकर संकरण प्रयोग। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे एक संकर संकरण प्रयोग। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी परिभाषा है ये। हेडिंग डालें एक संकर संकरण प्रयोग। मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले दो प्रयोग किए। एक तो किया था एक संकर संकरण प्रयोग और एक किया था द्वि संकर संकरण प्रयोग। इन दोनों का जो रिजल्ट आया, इन दोनों के रिजल्ट के अनुसार उन्होंने क्या किया, आनुवंशिकता के नियम प्रकाशित किए, ठीक है ना, आनुवंशिकता के नियम बनाए, 3 आनुवंशिकता के नियम बनाए। तो पहले अपन प्रयोग को समझते हैं, एक संकर संकरण प्रयोग किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं। कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं बेटा? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं। किसी एक लक्षण को लेकर उसकी वंशागति का अगर अध्ययन करें तो इसको कहते हैं अपन एक संकर संकरण प्रयोग, ठीक है ना। अगर जैसे मैंने मान के चलो पादप की लंबाई का, पादप की ऊंचाई का लक्षण ले लिया, लंबापन और बौनापन, इस एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर मैंने वंशागति का अध्ययन किया, ठीक है ना, वो एक संकर संकरण प्रयोग कहलाएगा, ठीक है ना। द्विसंकर संकरण प्रयोग किसे कहेंगे? 2 लक्षण मैंने ले लिए, एक तो पादप की ऊंचाई वाला लक्षण ले लिया, एक कोई सा भी लक्षण ले लेते हैं, पुष्प का आकार, पुष्प का रंग, ये दोनों लक्षण मैंने साथ ले लिए। एक तो पादप ऊंचाई वाला लक्षण और पुष्प के रंग वाला लक्षण, दोनों मैंने लक्षणों को साथ लेकर मैंने अध्ययन किया, प्रयोग किया, दोनों को ध्यान में रखते हुए, तो इसको कहेंगे द्विसंकर संकरण प्रयोग। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो इसकी परिभाषा लिखें आप लोग एक संकर संकरण प्रयोग की। वह संकरण जिसमें किसी एक लक्षण की वंशागति का, वह संकरण जिसमें किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं, उसे एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। उसे एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हेडिंग डालें द्विसंकर संकरण प्रयोग। इसकी परिभाषा आपको समझ में आ ही गई होगी, लिखें सभी। वह संकरण जिसमें, वह संकरण जिसमें वह संकरण जिसमें किन्हीं 2 लक्षणों की वंशागति, किन्हीं 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण प्रयोग कहलाता है। या ऐसे लिख सकते हैं, उसे द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग लिखें आप लोग, त्रिसंकर संकरण प्रयोग किसको कहेंगे? 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर लेंगे अपन, उसे क्या कहेंगे? त्रिसंकरण संकरण प्रयोग कहेंगे। हेडिंग डालें त्रिसंकरण संकरण प्रयोग। त्रिसंकर संकरण प्रयोग। लिखें वह संकरण जिसमें आगे लिखें 3 लक्षणों की वंशागति, 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। उसे त्रिसंकर संकरण संकरण प्रयोग कहते हैं। प्रयोग कहते हैं, नोट कीजिए, ये 11वें नंबर की परिभाषा है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं बहुसंकर संकरण। नेक्स्ट लिखें बहुसंकर संकरण। प्रयोग, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे? 3 से अधिक लक्षणों की वंशागति का जब एक साथ अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वह संकरण प्रयोग जिसमें तीन से अधिक लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। 3 लक्षणों को 3 से अधिक लक्षणों को जब एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना, एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसे बहुसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जनक पीढ़ी। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको समझ में आनी ही चाहिए। जनक पीढ़ी किसको कहेंगे? हेडिंग डालें जनक पीढ़ी। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? जनक पीढ़ी हेडिंग डालेंगे। अब जनक पीढ़ी किसे कहेंगे? हमको मालूम है संतति प्राप्त करने के लिए अपन जनकों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जनक का मतलब माता पिता से है या फिर पेड़ पौधों से हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो संतति को उत्पन्न करें, ठीक है ना। तो संतति उत्पन्न करने के लिए या फिर संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का प्रयोग किया जाता है उनको जनक पीढ़ी कहते हैं। जैसे मैं एक बात करूं, यहाँ पे ये वाले पादप हैं बेटा, ये वाले पादप हैं 2 और ये पादप मैंने आपको बना लिए। इन पादपों का जब मैंने आपस में संकरण करवाया तो नए पादप हमको प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए बच्चों? नए पादप हमको प्राप्त हुए। ये नए पादप हमको प्राप्त हो गए तो इसको कहेंगे अपन संतति पीढ़ी, क्योंकि संतान के रूप में ना एक तरह से। अच्छा, ये संतानें जो होती हैं किन से उत्पन्न हुई? इन वाले पादपों से उत्पन्न हुई। इनको कह देंगे अपन जनक पीढ़ी। क्या कहते हैं इनको? जनक पीढ़ी। तो अपन ये कह सकते हैं कि संतति उत्पन्न करने के लिए जिन पौधों का उपयोग किया जाता है उनको जनक पीढ़ी कहते हैं। समझ में आएगी बात? नहीं आई? लिखो तो परिभाषा, लिखें परिभाषा आप लोग।
संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, मतलब क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है ना, करवाया जाता है, उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं, उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। आगे बात करते हैं अगली डेफिनेशन की। अगली डेफिनेशन क्या है बच्चों? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी की बात करते हैं। अच्छा, F1 पीढ़ी को भी आप समझिए। मैंने अभी आपको बताया था जनक पीढ़ी है ये, और जनक पीढ़ी से क्या निर्माण होता है? संतति पीढ़ी का निर्माण होता है। ये नए जनक हैं, ठीक है ना। इन जनकों ने पहली बार ये वाली संतानें उत्पन्न की हैं, या इन जनक पादपों ने पहली बार ये वाले पादप उत्पन्न करे हैं, ये वाले पादप उत्पन्न किए हैं। तो इस संतति पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? F1 पीढ़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी कहेंगे, ठीक है ना। अगर मान के चलो ये F1 पीढ़ी जो हैं, जो पादप प्राप्त हुए हैं, F1 पीढ़ी वाले जो पादप प्राप्त हुए हैं, इन पादपों में आपस में संकरण करवाया जाए तो आगे भी संतति उत्पन्न होगी। तो इसको कहेंगे अपन F2 पीढ़ी। क्या कहेंगे? F2 पीढ़ी। मतलब F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त जो पीढ़ी होती है F2 पीढ़ी कहलाती है। अगर मान के चलो F2 पीढ़ी के पादपों के मध्य हमने संकरण प्रयोग करवाए, हमको और भी संतानें प्राप्त होंगी और भी नए पादप प्राप्त होंगे, इनको कहेंगे F3 पीढ़ी। क्या कहेंगे? इनको F3 पीढ़ी कहेंगे। तो बच्चों यही क्रम चलता जाएगा। हमें तो बस इतना देखना है कि जनक पीढ़ी से जो संतति उत्पन्न होती है उसको ही अपन F1 पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी भी इसको अपन कह लेते हैं। तो इसकी आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे आप लोग। जनकों के संकरण से प्राप्त, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें तुरंत ही, F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख लें, मैंने आपको समझा दिया। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त द्वितीय संतानीय, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त द्वितीय संतानीय पीढ़ी, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति, एक ही बात है वो। तो F1 पीढ़ी की जो संतति होगी उसको ही कहेंगे। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी, क्या कहेंगे? F2 पीढ़ी कहते हैं, या द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहते हैं। वो एक ही बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आगे लिखेंगे आप लोग संकर पूर्वज। एक मिनट, इसको बाद में समझाएंगे बच्चों।